नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो देश पूरी तरह से चुनावी मोड में जा चुका है और खासकर 2024 के चुनाव में इस बार विपक्ष ने पूरी ताकत के साथ लड़ने की तैयारी कर ली है। विपक्षी एकता की कोशिशें जोर पकड़ रही हैं। अगले कुछ दिनों में हम कोई नया राजनीतिक बदलाव देश में देख सकते हैं। अगर ये बदलाव सार्थक रहा तो फिर यूपीए 3 या वैसा ही कोई नया गठबंधन सामने आ सकता है। एक तरफ विपक्षी दल मिलजुल कर आगे बढ़ने और बदलाव लाने की तैयारी में हैं, तो दूसरी तरफ सत्तारूढ़ दल बीजेपी की कोशिश है कि जो जैसा है वैसा बना रहे, यानी उसकी 9 सालों की सत्ता 10 साल पूरे होने के बाद भी बनी रहे। मोदी जी उसके मुखिया बने रहे, अमित शाह की मजबूती दिखती रहे और विपक्ष के नेताओं पर बीजेपी का डर भी दिखता रहे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उस डर की जिसका इल्जाम विपक्ष के नेता बीजेपी पर लगाते हैं कि वो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष के लोगों को डराने और उनका मुंह बंद करवाने के लिए करती है। और ये इल्जाम अभी एक बार फिर बीजेपी पर लगा है, जब तमिलनाडु में डीएमके सरकार के मंत्री को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी पर कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, आम आदमी पार्टी, बीआरएस, टीएमसी, सीपीएम लगभग तमाम विपक्षी दलों ने बीजेपी को निशाने पर लिया है। अब देखिए कि तमिलनाडु के एक मंत्री की गिरफ्तारी पर लगभग आधे दर्जन से ज्यादा दलों का साथ आना छोटी बात नहीं हो सकती है। अभी तो पटना की बैठक हुई भी नहीं है, अभी 23 तारीख में 9 दिन बाकी हैं, लेकिन उससे पहले विपक्षी एकता की एक मजबूत गांठ दिखाई दे रही है और तमिलनाडु सरकार के मंत्री के मुद्दे पर विपक्ष एक राय आकर के अपनी बात रख रहा है। यह विपक्ष की बड़ी सफलता है और कह सकते हैं कि यह बीजेपी के लिए बड़े नुकसान की शुरुआत है। दरअसल 2024 से पहले ही बीजेपी को ऐसे कई नुकसान होते हुए दिख रहे हैं। अब जरा इस मसले पर गौर फरमाइए। मामला तमिलनाडु का ही है। जी हां, उसी तमिलनाडु का जहां कुछ दिन पहले अमित शाह जी, देश के गृह मंत्री, अगले प्रधानमंत्री की खोज में गए हुए थे। तमिलनाडु गए थे ना खोज करने के लिए, कह रहे थे कि अगला प्रधानमंत्री तमिलनाडु से होना चाहिए। खैर, तमिलनाडु में बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई ने एक इंटरव्यू के दौरान, अब आइए मसले पे। तमिलनाडु में बीजेपी के अध्यक्ष हैं अन्नामलाई। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान राज्य की पूर्व सीएम और राज्य में उनकी सहयोगी पार्टी यानी बीजेपी की सहयोगी पार्टी एआईडीएमके की पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय जयललिता पर परोक्ष रूप से भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया था। अन्नामलाई के इस बयान से एआईडीएमके बेहद नाराज है और पार्टी ने गठबंधन तोड़ने की धमकी दी है। कुछ ऐसा ही हाल हरियाणा में चल रहा है। वहां जेजेपी और बीजेपी के गठबंधन अब और तब में लटका हुआ है और कभी भी बीजेपी के लिए झटके वाली खबर आ सकती है। महाराष्ट्र में भी शिंदे और बीजेपी सरकार पर संकट दिख रहा है। विपक्षी दल शिंदे गुट वाली शिवसेना, वहां शिंदे गुट की शिवसेना अलग है और उद्धव गुट शिवसेना अलग है आधिकारिक तौर पर, आप सब जानते हैं। तो विपक्षी दल जो है वो शिंदे गुट वाली शिवसेना और बीजेपी के बीच बढ़ती तकरार पर एक गाना याद करते हैं विपक्षी दल। वो गाना है दोस्त दोस्त ना रहा, आप सब सुने होंगे। खैर, दरअसल एक विज्ञापन आया है जिसमें देश में मोदी और राज्य में शिंदे लिखा हुआ था। ये विज्ञापन, जरा उस विज्ञापन को भी सामने ले आइए। विज्ञापन में देखिए 2 विज्ञापन आपके सामने हम रख रहे हैं। एक विज्ञापन मोदी फॉर इंडिया, शिंदे फॉर महाराष्ट्र, ये इंग्लिश में है। इसका एक विज्ञापन, सेम विज्ञापन मराठी में भी है और महाराष्ट्र में मराठी में तो विज्ञापन वाजिब है। लेकिन उसके बाद ये जो दूसरा विज्ञापन, ये डैमेज कंट्रोल है जो आपके सामने हम रख रहे हैं। जरा डैमेज कंट्रोल को बाद में लेके आएंगे, लेकिन पहले उस विज्ञापन को ले आइए। जो विज्ञापन, ये विज्ञापन जो इंग्लिश में आपको राइट साइड में दिख रहा है, विज्ञापन आया है जिसमें देश में मोदी और राज्य में शिंदे लिखा हुआ, यानी मोदी फॉर इंडिया एंड शिंदे फॉर महाराष्ट्र। और इसमें देवेंद्र फडणवीस जी नहीं हैं। इस विज्ञापन पूरा फुल दिखाइए, नीचे तक हेडलाइंस हटा लीजिए। तो इसमें देखिए नीचे शिंदे साहब और मोदी जी दोनों खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री यहाँ पर नहीं है, फडणवीस साहब गायब हैं। इस विज्ञापन पर अब लीपापोती हो रही है, यानी कि डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जा रही है। लेकिन बीजेपी और शिंदे गुट, डैमेज कंट्रोल इधर है बाएं साइड में, आप देखिए फुल आज ये विज्ञापन दिया गया है, जनचेतना कॉल, इसमें दोनों खुशहाल बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। खैर, तो ये बीजेपी और शिंदे गुट में दरार तो खुलकर दिख ही गई है, जो हम जिसकी बात कर रहे थे। आइए अब आगे बढ़ते हैं और उधर आंध्र प्रदेश चलते हैं।
आंध्र प्रदेश में दोस्तों जगन मोहन रेड्डी कह चुके हैं 2 दिन पहले कि बीजेपी के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। यानी बीजेपी चाह रही थी कि जगन मोहन रेड्डी इनके साथ आ जाएं, लेकिन वैसा नहीं होगा। अब जरा कर्नाटक का हाल भी जान लीजिए। दरअसल कर्नाटक में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के महीने भर बाद 40% कमीशन वाली सरकार के आरोप लगाने पर कांग्रेस पर आज मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया है और समन जारी हो गया है। इसमें राहुल गांधी, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के खिलाफ मामला दायर किया गया है। बीजेपी का शायद सोचना होगा दोस्तों कि जिस तरह कोलार वाली टिप्पणी के कारण राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई, वैसा ही नुकसान इस बार फिर कांग्रेस को उठाना पड़ेगा और हो सकता है कि इस मसले पे सिद्धारमैया जी की कुर्सी चली जाए। क्या संभव है? हालांकि मोदी सरकार में असंभव कुछ भी नहीं है, लेकिन जल्दी से आइए, कोलार वाली टिप्पणी की जब चर्चा चली है तो उस टिप्पणी को सुन लेते हैं जिस पर राहुल गांधी को सजा हुई है। जब फटाफट सुन लीजिए, आगे बढ़ते हैं, सुनिए। आपसे कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई, आपको धूप में बैंक की लाइन के सामने खड़ा करते हैं, आपके जेब में से पैसा निकाल के बैंक में डालते हैं और फिर आपको पता लगता है कि आप ही का पैसा नीरव मोदी उठा के भाग गया। 35,000 करोड़ रुपए आपकी जेब से निकालकर उसकी जेब में। मेहुल चोकसी, ललित मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। तो ढूंढेंगे अभी तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। खैर, अब जरा 40% की सरकार वाला बयान भी सुन लीजिए जिस पर आज मामला दर्ज किया गया है। ताजा मामला दर्ज हुआ है, सुनिए जरा। कर्नाटक की सरकार देश में सबसे भ्रष्ट सरकार है, 40% की सरकार है और इस सरकार में अगर कुछ भी करवाना हो तो 40% कमीशन देना पड़ता है। आप ही ने मुझे बताया कि कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने और स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि कर्नाटक में 40% कमीशन लिया जा रहा है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उनकी चिट्ठी का जवाब आज तक नहीं दिया है। आज तक कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन और स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन की चिट्ठी का जवाब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। मैसूर सैंडल सोप कॉर्पोरेशन में करप्शन स्कैंडल होता है, एमएलए के बेटे। तो यहां करप्शन की बात करते हुए सुने गए राहुल गांधी। और राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान यहां से गुजर रहे थे, कर्नाटक से गुजर रहे थे, तो भी उन्होंने 40% की बात की थी। और अब तो मध्य प्रदेश चुनाव में 80% की बात हो रही है। कहां कहां केस करेंगे राहुल गांधी के ऊपर और उनकी पार्टी के ऊपर। खैर, तो कुल मिलाकर दोस्तों बीजेपी विपक्षी एकता से बहुत घबराई हुई है और लगातार ऐसी गलतियां कर रही है कि खुद अपने ही जाल में फंसती हुई नजर आ रही है। और जिस तरह के कदम विपक्ष के नेताओं के खिलाफ बीजेपी उठा रही है, उससे ये पता चलता है कि 2024 के पहले उसका डर बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस की चालों के आगे बीजेपी के कदम लड़खड़ाते दिख रहे हैं। इसमें कौन सी रणनीतियां बीजेपी का सहारा बनेंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। अभी तो कांग्रेस मजबूत और बीजेपी पस्त दिख रही है, ये तो साफ दिखाई दे रहा है। तो चलिए आइए आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि क्या देश भर में बीजेपी के खिलाफ सिर उठा रहे विपक्ष का मुकाबला कर पाएगी खुद बीजेपी। बीजेपी जो है वो कांग्रेस की सियासी चाल और भाजपा का बुरा हाल हम कह रहे हैं, आखिर क्यों कह रहे हैं ये भी समझेंगे। राहुल गांधी एक तरफ अपने हिसाब से एक दूसरी राजनीति कर रहे हैं, दूसरे ढंग की सियासत कर रहे हैं और एक नई परिभाषा गढ़ रहे हैं राजनीति की, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी अपने उसी राह पर, उसी रास्ते पर, उसी सियासी पिच पर खेलने की कोशिश कर रही है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में बना करके सत्ता पर आए थे, यानी सत्तारूढ़ हुए थे। क्या 2014 के बाद 2024
वैसा ही होने वाला है जैसा 2024 था। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उतना ही जन समर्थन मिलने वाला है जितना 2014 और उसके बाद 2019 में मिला था? बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब ढूंढेंगे आज इस कार्यक्रम के जरिए। और सबसे बड़ी बात कि विपक्षी एकता, जो एक ईडी की गिरफ्तारी, वो भी तमिलनाडु के एक मंत्री की गिरफ्तारी पर आज अगर 10-12 विपक्षी दल एक साथ एक मंच पर आकर के इस गिरफ्तारी के खिलाफ बोल रहे हैं तो इसके क्या मायने हैं, ये सब समझते हैं। आइए हमारे साथ कुछ